आज मैं आपको एसएससी सीजीएल का जो मोस्ट डिमांडिंग और मोस्ट प्रेस्टिजियस जॉब जो है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं। और ये पोस्ट का नाम है एएसओ इन एमईए, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इसका कंप्लीट जॉब प्रोफाइल बताने वाला हूं कि इनका वर्क प्रोफाइल क्या है, इनका वर्क लोकेशन क्या है, इनकी पोस्टिंग कहाँ होती है, इनको सैलरी कितनी मिलती है इंडिया में, फॉरेन में इनको कितनी सैलरी मिलती है, ट्रेनिंग के बारे में, प्रमोशन के बारे में, इनको रिटायरमेंट में कितना पैसा मिलता है, फैसिलिटीज़ क्या मिलती है, पासपोर्ट कैसा मिलता है, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपका फेवरेट पोस्ट एएसओ एमईए है या फिर एएसओ एमईए के बारे में आप जानना चाहते हो तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आप लोग जानते हो कि कितना प्रेस्टिजियस मिनिस्ट्रीज है, वन ऑफ द टॉप मिनिस्ट्रीज में से आती है। और इनके जो मिनिस्टर हैं जयशंकर प्रसाद, आप लोग सब लोग जानते होंगे, ठीक है, जो कि अभी काफ़ी चर्चित हैं, काफ़ी फेमस हैं। और मोस्ट डिमांडिंग और मोस्ट प्रेस्टिजियस जॉब है एएसओ इन एमईए, क्योंकि टॉप रैंकर इसी को ऑप्ट करते हैं। जो 100 का रैंक आता है ना, 100 में सबसे ज़्यादा जो डिमांड किया गया पोस्ट वो एएसओ इन एमईए किया गया है। अब चलिए जानते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में कि क्या है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रुप बी की पोस्ट है, ठीक है, और नॉन गैजेटेड पोस्ट है और मोस्ट प्रेस्टिजियस मैंने बता ही दिया आपको। और एएसओ आल्सो रिप्रेजेंट इन अब्रॉड, और एएसओ की जो पोस्टिंग होती है फॉरेन में भी होती है। एम्बेसीज जो होते हैं हमारे जितने भी कंट्रीज में एम्बेसीज होते हैं वहाँ पे एएसओ जाते हैं। कैसे जाते हैं वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जॉब प्रोफाइल क्या है एएसओ इन एमईए का, क्या क्या काम करना होता है। तो देखो, इनको कोई पब्लिक डीलिंग वाला वर्क नहीं करना होता है, बहुत कम पब्लिक डीलिंग होती है कहीं कहीं, लेकिन मेनली जो इनका काम होता है ना, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग का काम होता है। ठीक है, नोटिंग ड्राफ्टिंग क्या होता है, कम्युनिकेशन विथ हायर ऑफिसर्स ही होता है। सारा नोट में क्या क्या इंटरपर्सनल रिलेशन क्या चल रहा है, आरटीआई रिप्लाई क्या होता है, पार्लियामेंट्री जो क्वेश्चंस आते हैं एमईए में, जो पार्लियामेंट के क्वेश्चंस आते हैं उनका रिप्लाई देना, यही होता है। और देखो, इनका पोस्टिंग पासपोर्ट ऑफिस में भी होता है, तो वहाँ पे उनका प्रश्न पब्लिक डीलिंग होती है। और एम्बेसीज में भी कहीं कहीं जाते होंगे तो कुछ लोगों का पब्लिक के साथ इंटरेक्शन होता होगा, लेकिन बहुत कम लोगों का होता है ऐसे। ठीक है, कोऑर्डिनेट बिटवीन इंडिया मिशन अब्रॉड एंड मिनिस्ट्री। देखो, बहुत सारे ऐसे मिशन चलते हैं इंडिया का अब्रॉड के साथ चलते हैं, तो क्या उसका स्टेटस है, क्या क्या चीज़ें हो रही है, उसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन क्या है, अप्रूवल जो लेना होता है, एएसओ जो होते हैं वही फाइल चलाते हैं। ठीक है, पोस्टिंग इन एम्बेसीज, इसका जो पोस्टिंग होता है जॉब प्रोफाइल एम्बेसीज में भी होता है। तो एम्बेसीज में क्या होता है, जनरली वही होता है कि वहाँ पे जो यहाँ के जो इंडियन सिटीजन एम्बेसीज में जाते हैं तो अपना पेपर वर्क ये सब करवाते हैं, तो वो सब भी एएसओ का ही काम होता है। और लैंग्वेज लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, ये सब है कि आप जिस कंट्री में जाना चाहते हो तो वहाँ पे लर्निंग की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। अब पोस्टिंग डिटेल, आपको पोस्टिंग कहाँ का होती है। देखो, सबसे पहले जब आपकी जॉब लगती है तो पोस्टिंग होती है दिल्ली में, 2 साल पोस्टिंग दिल्ली में ही होती है। और जो पोस्टिंग का लोकेशन है 90% जो होता है दिल्ली में ही होता है, और 10% के आसपास इधर उधर आपको लोकेशन मिल सकता है। और दिल्ली में भी एक जवाहरलाल नेहरू भवन है, आप देख सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जवाहरलाल नेहरू भवन राजपथ के पास है, ये जनपथ है, इंडिया गेट के पास ही वहाँ पे है। और नॉर्थ ब्लॉक में भी इसकी पोस्टिंग होती है, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक जो उधर है प्रेसिडेंट हाउस के पास, वहाँ पे भी होती है। ठीक है, लेकिन जब 2 साल आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपके पास चांसेस होता है कि आप फॉरेन जा सकते हो। ठीक है, फॉरेन में कोई भी कंट्री आपको मिलता है, चांस के अकॉर्डिंग से होता है कि आपने कौन सा लैंग्वेज चूज किया, आपका बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। उसके बाद आपको 2 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो, आपका पोस्टिंग मिल जाती है। बहुत सारे लोगों को हार्ड पोस्टिंग भी मिलती है स्टार्टिंग में, किसी को अच्छी पोस्ट भी मिल जाती है। जैसे किसी को अच्छी पोस्ट मतलब अगर लंदन चले गए तो अच्छी पोस्टिंग हो गई। हार्ड पोस्टिंग कहाँ होंगी, मान लो कि अफगानिस्तान जैसे चले गए, यूक्रेन जैसा चले गए, तो वो सब थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला आता है। ठीक है, तो दोनों होती है, लेकिन आपको लाइफ टाइम में कभी ना कभी हार्ड पोस्टिंग करनी ही पड़ती है शायद। ठीक है, उसके बाद ही आपको इजी वाले जो अच्छे वाले कंट्रीज हैं वो मिलता है। और एम्बेसीज में होता है, तो एम्बेसीज में तो भाई देख सकते हो एम्बेसीज कितना अच्छा होता है। ये यूएसए का, अगर मान लो यूएसए में आपकी पोस्टिंग हुई तो उसका एम्बेसी देखो, ये शायद लंदन का एम्बेसी है, देखो बीजिंग जो है, बीजिंग का एम्बेसीज है। और अब्रॉड में बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम लोग को हमेशा वहीं पर रहना होता है, तो नहीं, आप वहाँ पे 2 से 3 साल का जो होता है पीरियड होता है, वहाँ के बाद वापस आप दिल्ली आ सकते हो। उसके बाद अगर आपको मन करे
कि फॉरेन नहीं जाना तो और आप ऑप्ट आउट कर सकते हो, आपको दिल्ली में ही रह सकते हो हमेशा। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको फॉरेन जाना ही जाना है, आप नहीं चाहोगे तो आपको फॉरेन कोई मतलब ज़बरदस्ती नहीं ले जाया जाता है, आपके ऑप्शंस पे होता है, ठीक है। लेकिन ये होता है कि जिस भी कंट्री में जाना चाहते हो, मान लो कि उसके लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, तो उसके वहाँ पे जो लैंग्वेज चलती है उस लैंग्वेज पे आपको थोड़ा सा कमांड होना चाहिए, हल्का फुल्का आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे रसिया जाना चाहते हो, ठीक है, तो रसिया में तो रसियन लैंग्वेज आपको आना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग होती है, उसका एग्जाम वगैरह होता है, तभी आपको आगे पोस्टिंग मिलती है। तो वाशिंगटन, टोक्यो, मॉस्को, मतलब जितना भी वर्ल्ड की कंट्री है सब जगह इंडिया के एम्बेसीज है, वहाँ पे भी एएसओस की पोस्टिंग होती है। चलिए, तो सबसे इंटरेस्टिंग तो यही है। इससे आगे इंटरेस्टिंग ये है कि सैलरी कितना मिलता है भाई। देखो इंडिया में सैलरी अगर रहोगे तो जितना 4600 ग्रेड पे की मिलती है सबको, उतना ही आपको एएसओ को भी मिलती है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलता है। जितना एएसओ सीएसएस को मिलता है, एएसओ इन रेलवे को मिलता है, इनकम टैक्स एक्साइज इंस्पेक्टर को सैलरी मिलती है, उतना ही मिलती है। लेकिन फिर भी कितना है, देखो 7 CPC में 44,900 की बेसिक सैलरी है, ठीक है। लेकिन इसमें डीए, एचआरए ये सब जब मिलाया जाए तो जो सैलरी बनेगी, अब तो देखो 12 लाख रुपए तक नो इनकम टैक्स हो गया। तो अगर अभी देखा जाए तो 80 से 90 के बीच में सैलरी बनती है। अगर पूरी मैं देखा जाऊं तो 87K के आसपास स्टार्टिंग सैलरी बनेगी, अगर टैक्स नहीं लगेगा तो 87,000 पर मंथ अगर ज्वाइन करते हो तो अभी। और अगर 8th पे कमीशन आ जाएगा तो ये सैलरी जो 87K है 1,10,000 तक, और 1,10 से 1,20, 1 लाख से एबव चला जाएगा, ठीक है। फॉरेन में जब पोस्टिंग होती है तो जो आपको तो बेसिक ये मिलता ही है, एक फॉरेन अलाउंस भी मिलता है 2 से 4 लाख तक। तो आपका जो बेसिक सैलरी है उसके साथ 2 से 4 लाख और जुड़ जाएगा। डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, ठीक है, कौन सा कंट्री में जाते हो। तो वहाँ पे मान लो कि टोटल सैलरी जो होती है 3 से 5 लाख तक की आपकी सैलरी बन जाती है, फॉरेन कंट्री डिपेंड करता है। तो बहुत सारे लोग देखो कंट्री जो पता है कौन सा ऑप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि सब जगह मिलता है। नेपाल भी एक अदर कंट्री है, श्रीलंका, ये सब कंट्री ना बहुत डिमांडिंग होती है, क्योंकि ये इंडिया के बहुत पास है। अगर किसी को आना है तो तुरंत आ सकता है अपने घर, ट्रैवल किसी भी दिन। लेकिन वही अगर दूसरी कंट्री यूएसए है तो आने जाने का ट्रैवल का एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए लोग पास वाली कंट्री में भी प्रीफर करते हैं। और पास वाले में भी फॉरेन अलायंस उतना ही लगभग मिलता है जितना कि दूर वाले में मिलता है। तो मान लो अगर नेपाल में आपकी पोस्टिंग हो गई, श्रीलंका में पोस्टिंग हो गई, तो आपको कितना सैलरी, लगभग 3 लाख के आसपास सैलरी मिलती है पर मंथ, समझो। और वो भी पूरा वाइट होता है, विदाउट टैक्स होता है, विदाउट टैक्स वाली सैलरी होती है। अदर बेनिफिट्स, अगर फॉरेन पोस्टिंग होती है तो आपको एकोमोडेशन मिलता है, मेडिकल की फैसिलिटीज मिलती है, बच्चों का स्कूल का मिलता है, सब कुछ फैसिलिटीज मिल जाती है वहाँ पे, ठीक है। अगर फॉरेन में आपकी पोस्टिंग होती है तो ऐसा नहीं कि आपको अपना पैसा लगाना पड़ रहा है। बच्चों का स्कूल वगैरह ये सब कुछ, एकोमोडेशन, मेडिकल सब कुछ मिलता है। ट्रैवल, लगेज अलाउंस भी मिलता है। अच्छा हाँ, एक और है कि जब यहाँ से पहली पोस्टिंग होती है, जब फॉरेन जाते हो तो उसके लिए आपको लगेज ले जाने के लिए कम से कम 1,500 से 2,000 kg तक आप ले जा सकते हो। बहुत सारे लोग अपना बाइक लेके जाते हैं, बहुत सारे लोग अपना कार लेके जाते हैं, एक साथ पूरा बहुत सारा चावल राशन लेकर के जाते हैं लोग। तो 2,000 kg तक पहली बार में ले जा सकते हो। और शायद 2 साल में एक बार आप और अपनी फैमिली, आपका इसका मैं कंफर्म नहीं हूं, मैं इसको कंफर्म करके मैं बताऊंगा, 1 या 2 साल है कि 2 साल में एक बार आप अपने होम टाउन से फॉरेन जा सकते हो, फॉरेन से यहाँ आ सकते हो। उसका भी जो एक्सपेंसेस होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, सरकार देती है, ठीक है। अब रिटायरमेंट कॉर्पस, रिटायरमेंट मैंने यहाँ पे क्यों डाल दिया है, चलो ठीक है, इसी में होगी। रिटायरमेंट कितना होगा, चलो एक बता देते हैं कि रिटायर जब आप करोगे, अभी मान लो कोई ज्वाइन करता है आसपास, तो रिटायरमेंट 2050 के आसपास करेगा। तो उस टाइम के हिसाब से देखा जाए तो रिटायरमेंट कॉर्पस जो मिलता है आपको लगभग 5 से 10 करोड़ के आसपास उस टाइम का बनेगा, ठीक है। ये एकदम एग्जैक्ट नहीं किया हुआ, लेकिन मैंने अप्रोक्सीमेशन लगाया तो इतना तो मिलेगा। अभी लगभग 1 से 2 करोड़ के आसपास मिल जाता है लोगों को, तो उस टाइम पे तो 5 से 10 करोड़ आराम से मिलेगा। लेकिन उस टाइम पे महंगाई भी बढ़ जाएगी, ये भी ध्यान रखना आप, ठीक है। तो ये समझ गया होगा। जयशंकर, मिनिस्टर जयशंकर प्रसाद है, ठीक है। अगर मैंने रविशंकर बोल दिया होगा गलती से तो इसके लिए माफ करना, जयशंकर प्रसाद। अब ट्रेनिंग जो होती है, इनकी ट्रेनिंग होती है सीएसएस के जैसा, इनकी 2.5 मंथ की ट्रेनिंग नहीं होता है, उनसे कम होता है टेन्योर, लेकिन इनका भी ट्रेनिंग किया जाता है जब आप ज्वाइन करते हो। तो सुषमा स्वराज IFS, सुषमा स्वराज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ
ओह, कहाँ चला गया। हाँ, तो इंडक्शन ट्रेनिंग होती है सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विसेज में आपकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। देखो यही होता है पीपीटी में। और इसकी ट्रेनिंग में आपको क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती है, वही सब डिप्लोमेसी वाली चीज़ें, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद फॉरेन कंट्रीज, ये सब चीज़ें आपको सिखाया जाता है। और इसमें भी आपको फील्ड विजिट वगैरह चीज़ें होती है और पार्लियामेंट विजिट, ये सब चीज़ें आपको करवाया जाता है। प्रोबेशन पीरियड 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, याद रखना। कोई भी सर्विस आप ज्वाइन करते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो 2 साल आपको की प्रोबेशन होता है, आपका कंफर्म नहीं माना जाता है। अगर आपका इस टाइम पे आपका कंडक्ट सही नहीं रहेगा तो आपको बाहर भी निकाला जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है ऑफिस से। 2 साल के बाद ही आप परमानेंट पोस्टिंग होता है, ठीक है। और 2 साल के बाद ही फॉरेन के लिए आप एलिजिबल होते हो। अंडरस्टैंड ट्रेनिंग होती है सुषमा स्वराज। बाकी ये सब चीज़ें हो गई, फॉरेन लैंग्वेज वगैरह ये सब चीज़ें सिखाई जाती है, डिप्लोमेसी वगैरह सिखाया जाता है जो। अब चलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। भाई सिलेक्शन कैसे होता है तो आप सब लोग जानते हैं कि एसएससी सीजीएल एग्जाम के थ्रू होता है और टॉप पोस्ट टॉप रैंक लाओगे, टॉप 200 में आपका रैंक आएगा, टॉप 100 में रैंक आएगा, तभी आप सोच सकते हो कि इसमें आपकी पोस्टिंग होगी। एवरेज जो वैकेंसी निकलती है इसकी लगभग 150 से 200 वैकेंसी निकलती है, ठीक है। 150-200 मान सकते हो मैक्सिमम, 100-150 वही के आसपास हर साल वैकेंसी आती है, तो लगभग 200-300 तक सारा पोस्ट खत्म हो जाता है। अगर एक देखा जाए, अच्छा बैचलर डिग्री चाहिए होता है, 18 से 30 साल की एज हो तो आप इसमें एलिजिबल हो। 2024 का अगर कट ऑफ देखा जाए तो आपको थोड़ा सा चौंकाने वाला है। $390 नंबर का होता है टोटल, 390 मार्क्स का। 390 मार्क्स में देखो कट ऑफ कितना गया था यूआर का, 362.67। ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ गया था 360.21। ओबीसी का जो कट ऑफ गया था 359.56। एससी कैटेगरी का 346 और एसटी का 344। समझो इतना हाई कट ऑफ गया था, ठीक है। इसमें लेकिन नॉर्मलाइजेशन हुआ था, फिर भी आप मान सको कि अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है तो आपको जो टारगेट करना पड़ेगा कम से कम 340 से 345 प्लस आपको यूआर कैटेगरी के लिए टारगेट करना पड़ेगा, याद रखना। इस समय तो हुआ था तो 20 नंबर के आसपास नॉर्मलाइज होकर के बढ़ गया था, तो 340 प्लस अगर आप लाओगे तो तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एएसओ इन एमई आपको मिलेगा, ठीक है। और बाकी कैटेगरी भी 20-20 नंबर घटा लो, अगर रॉ इतना रहेगा तब आप मान सकते हो कि मुझे एएसओ इन एमई पोस्ट मिलेगी, अदरवाइज तो आप भूल जाओ। 4600 ग्रेड पे किए। और कुछ जानते हैं, चलिए भाई अब प्रमोशन चलते हैं, देखिए कैसे प्रमोशन होता है। एएसओ फिर अंडर सेक्रेटरी, फिर डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर, यहाँ तक आप जा सकते हो मैक्सिमम, इससे ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं। एएसओ को लगभग देखो 2 तरह से आप एएसओ से एएसओ बन सकते हैं। पहला वाला जो पोस्ट यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए आपको, यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए देखो आपको तो 1-2 तरीका है, या तो नॉर्मल प्रमोशन और एक होता है एग्जाम के थ्रू। एग्जाम के थ्रू जाओगे तो लगभग 5 साल के बाद आप एसओ बन जाओगे। अगर एग्जाम के थ्रू नहीं जाओगे तो 8 से 10 साल इससे भी प्लस लग जाता है, ठीक है, सेक्शन ऑफिसर बनने में। सेक्शन ऑफिसर से अंडर सेक्रेटरी फिर से 8 से 10 साल आपको लगता है। अंडर सेक्रेटरी से डिप्टी सेक्रेटरी फिर से इसमें 8 से 10 साल का टाइम लगता है। और डिप्टी सेक्रेटरी डायरेक्टर फिर से उतना ही लगभग टाइम लगता है। डिपेंड करता है कि कितना उस पर डिपेंड करता है, मतलब किसके बोलते हैं, सीनियरिटी वाइज पे डिपेंड करता है कि आगे वैकेंसी है कि नहीं है, वैकेंसी ये सब पे डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ें। तो आप जो मैक्सिमम जा सकते हो डायरेक्टर तक जा सकते हो, डायरेक्टर के बाद आगे नहीं जा सकते, मतलब चांसेस कम होता है। इसके बाद जेएस का पोस्ट होता है ज्वाइंट सेक्रेटरी का, तो ज्वाइंट सेक्रेटरी चांसेस कम होते हैं, अभी के टाइम पे तो थोड़ा कम है, लेकिन आप डायरेक्टर तक पहुँच सकते हो कम एज में अगर आपकी ज्वाइनिंग हुई तो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा ये भाई पासपोर्ट कौन सा मिलता है अगर फॉरेन में ज्वाइन किए तो कौन सा पासपोर्ट, मतलब मिनिस्ट्री में ज्वाइन किए तो आपको वाइट पासपोर्ट दिया जाता है। एक अलग ही आपका रुतबा होगा, वाइट पासपोर्ट दिखाओगे तो सब तुरंत एयरपोर्ट पे आपका कोई चेकिंग वगैरह ज़्यादा नहीं होगा। नॉर्मल पासपोर्ट होता है जो सबको मिलता है, ब्लू वाला सबके लिए ओपन होता है, तो इसमें देखो चेक इन किया जाएगा। दूसरी कंट्री में जाओगे तो पूरा अच्छे से चेक इन किया जाएगा। व्हाइट देखते ही समझ जाएंगे गवर्नमेंट ऑफिशियल है भाई, इनको आने दो, ठीक है अंदर, ठीक है। उसके बाद ये होता है ऑरेंज जो होता है, ये शायद जो 10th ग्रेड से
कंप्लीटेड 10th ग्रेड, जो 10th ग्रेड तक भी अपना एजुकेशन नहीं करते उनके लिए ये पासपोर्ट होता है। और ये होता है सबसे हाई स्टैंडर्ड का, जो कि डिप्लोमेट्स वगैरह को मिलता है, वीवीआईपीज को मिलता है, एमपी वगैरह को मिलता है, मिनिस्टर्स वगैरह को मिलता है वो, ठीक है। तो ये होता है कि इसमें तो सिक्योरिटी चेक इन वगैरह होता ही नहीं है, पहले से ही पता चलता है कि वीवीआईपी आ रहे हैं। तो ये पासपोर्ट होता है। और ये पासपोर्ट का पावर होता है, जब आप एसओ इन एमईए बनोगे तो ये पासपोर्ट मिलेगा जब आप फॉरेन जाओगे तो, ओके। अब चलते हैं लास्ट में एक प्रोज एंड कॉन्स भी देख लेते हैं कि क्या है एसओ इन एमईए का प्रोज एंड कॉन्स। तो प्रोज में आपको देखा जाए तो अपॉर्चुनिटी टू वर्क अब्रॉड, अब्रॉड में जा करके एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, विदेश मतलब कि वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज में आपको घूमने का मौका मिलेगा, जो कि नॉर्मली बाकी पोस्ट में आपको नहीं मिलता, सिर्फ एसओ इन एमईए में मिलता है, ठीक है। बाकी पोस्ट में बहुत कम एक्सपोजर होता है, तो ये वाला चांसेस है। हाई अलाउंसेस इन फॉरेन पोस्टिंग, जब जाओगे तो वहाँ पे आपको अच्छी खासी सैलरी बनती है, 3 से 4 लाख आपकी सैलरी बनती है। तो अगर 2 साल भी कर लो तो जोड़ दो बढ़ती है 36, 72, 50, 60 लाख के आसपास आप वहाँ पे अर्न कर सकते हो। प्लस साथ में एक्सपोजर भी मिलेगा, इंटरपर्सनल रिलेशन, बहुत सारी चीज़ें, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये सब, एक्सपोजर टू इंटरनेशनल पॉलिसीज़, ये सब चीज़ें मिलेगी। जॉब स्टेबिलिटी तो वगैरह है ही, बाकी बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं। तो ये है। कॉन्स क्या है? हाई कंपटीशन थ्रू एसएससी के जरिए, कॉन्स तो माना नहीं जा सकता। कॉन्स यही है कि बस कॉन्स में बहुत कम मानूंगा, हाई कंपटीशन कुछ है ही नहीं। अगर अच्छी पोस्ट लेना है तो हाई कंपटीशन तो होगा। ट्रांसफ़र एवरी फ्यू ईयर्स, तो वो ट्रांसफ़र, इसमें ट्रांसफ़र अगर आप चाहोगे तभी है। जैसे कि आप फॉरेन जाओगे तो फॉरेन में आप एक जगह नहीं रह सकते। ऐसा चाहोगे कि मैं लंदन चला गया तो ज़िंदगी भर लंदन रहूँगा, तो नहीं होगा। आपको 3 साल के बाद दूसरा देना ही, दूसरा कंट्री में जाना पड़ेगा, तो वो ट्रांसफ़र आपको होगा, ठीक है। इंडिया में रहोगे तो इंडिया में आपको फिर ट्रांसफ़र नहीं है, फिर इंडिया में सिर्फ आप दिल्ली में ही पोस्टिंग होगी। लॉन्ग पोस्टिंग अवे फ्रॉम होम, यही है कि घर से दूर, जब अगर फॉरेन में जाओगे तो आपको स्टार्टिंग में तो अच्छा लगेगा, लेकिन घर से दूर रहना, 1 से 2 साल रहना, फिर वहाँ पे खाने का इशू, मतलब वहाँ का कल्चर का इशू, बहुत सारा ऐसे चीज़ें, प्रॉब्लम्स भी झेलना पड़ता है लोगों को। तो ये वाले भी प्रॉब्लम्स हैं। बाकी ये सब को इग्नोर किया जाए तो एसओ इन एमईए मोस्ट डिमांडिंग जॉब है। वर्कलोड थोड़ा सा मिनिस्ट्री में होती है, फॉरेन मिनिस्ट्री में, तो वो कंसीडर किया जा सकता है कॉन्स का छोटा सा, लेकिन वर्कलोड से उतना डरना नहीं है। बाकी सब चीज़ें इज़ वेल एंड गुड। तो ये आज एसओ इन एमईए के बारे में मैंने कंप्लीट डिटेल बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करें, और साथ में बताओ कि अगला कौन सा पोस्ट है जिसका कि आप कंप्लीट वर्क प्रोफाइल जानना चाहते हो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप बताओ, ठीक है। और अगर और कुछ भी क्वेश्चन है एसओ इन एमईए से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसका मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक और है यार, थैंक यू सो मच से पहले, सॉरी, एक मैं मतलब लॉन्ग वीडियो कंप्लीट करने से पहले मैं ट्राई करता हूँ कि एक कोट रखूँ जिससे कि आप मोटिवेट हो, कि एक दिन वर्षों का संघर्ष बहुत खूबसूरत तरीके से तुमसे टकराएगा। जो हम मेहनत करते हैं ना, वो कभी ना कभी उसका हमें रिजल्ट ज़रूर मिलता है। अगर हम ईमानदारी से मेहनत करें तो ज़रूर उसका हमें रिजल्ट मिलता है। ये बड़ा दिक्कत है यार, ठीक है। तो अगर तुम एसओ इन एमईए बन जाते हो तो वही दिन होगा जबकि वो आप एक दिन होगा जिससे कि आप टकराओगे खूबसूरत दिन। तो मेहनत करो, संघर्ष होता है, रास्ते संघर्ष भरी होती है, लेकिन जब आपको रिजल्ट मिलता है तब आपको लगता है यार ये जो भी मैंने मेहनत किया ना वो वर्थ इट था, वो मतलब बेकार नहीं था। आपको सब कुछ लगेगा कि नहीं, एक एक चीज़ जो मैंने किया, एक एक रातें जो मैंने बिताई है, वो मैंने डिफ़िकल्टी फेस किया है, सब कुछ वर्थ इट था आज जो मैंने पाया है। तो उसके लिए मेहनत करो, आप जो भी चाहते हो वो ज़रूर आप अचीव करोगे लाइफ में।